अच्छा देखो फैसुला हेपेटिका, बेड यकृत फ्लूक, फैसुला हेपेटिका, द शिप लीवर फ्लूक। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले प्राणी पृष्ठाधारीय चपटे होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस के वर्ग ट्रिमेटोडा में जितने भी ट्रिमेटोड सम्मिलित किए जाते हैं, ये सभी पत्ती की भांति चपटे आकार के होने का इनको फ्लूक या फ्लॉक कहा जाता है। फ्लूक या फ्लॉक एंग्लो सेक्शन वर्ड है जिसका मतलब चपटेपन का ज्ञान करता है। फैसुला वंश के फ्लूक सामान्यतः कशेरुकी जंतुओं, पालतू पशु जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर, कुत्ता और मनुष्य के यकृत और पित्तवाहिनियों में रहते हैं। फैसुला हेपेटिका भेड़ का यकृत फ्लूक है। फैसुला जाइगेंटिका या फैसुला इंडिका पशुओं का यकृत फ्लूक है जो भारतवर्ष में सामान्यतः पाया जाता है। फैसुला बस्की या फैसुलाप्सिस बस्की मनुष्य और सुअर के आंत का परजीवी है। क्लोनोर्की साइनेंसिस या ऑपिथोर्की साइनेंसिस एक चीनी यकृत फ्लूक है जो मनुष्य में क्लोनोर्किएसिस रोग उत्पन्न करने वाला है फ्लूक है। ये मुख्यतः पूर्वी देशों जैसे जापान, वियतनाम, कोरिया, दक्षिण पूर्व चीन में पाया जाता है। फैसुला हेपेटिका का वर्गीकरण यदि हम देखें तो वर्गीकृत स्थिति के स्थान पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, वर्ग ट्रिमेटोडा, गण डाइजीनिया, कुल फैसुलिडी, वंश फैसुला और जाति हेपेटिका के अंतर्गत फैसुला हेपेटिका आता है। फैसुला हेपेटिका ये पहला द्विपरपोषी ट्रिमेटोड प्राणी है जिसका जीवन 2 पोषियों में पूर्ण होता है। इसके जीवन व्रत का वर्णन 1883 में थॉमस ने करा था। फैसुला हेपेटिका विश्वव्यापी है। भेड़ों तथा पशुपालन के क्षेत्र में जहाँ मानव का संक्रमण पाया जाता है, ये परजीवी विज्ञान और पैथोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेड़ों में यह फैसुलियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है जिससे भेड़ के यकृत और पीठ वाहिनियों की क्षति होती है। यदि फैसुला हेपेटिका का हम हैबिट और हैबिटेट को देखें तो फैसुला हेपेटिका एक एंडोपैरासाइट है जो 2 परपोषकों में अपना जीवन पूर्ण करता है, जिसमें प्राथमिक प्रपोषी हमेशा कशेरुकी होता है और गौण प्रपोषी या मध्यस्थ प्रपोषी जिसे अकशेरुकी प्रपोषी होता है वह घोंघा होता है। वयस्क फैसुला हेपेटिका अपने प्राथमिक प्रपोषी भेड़ के यकृत की पित्तवाहिनियों में रहता है। ये प्राथमिक प्रपोषी है। इसके अलावा ये कभी कभी बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बैल, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, हाथी, मनुष्य इत्यादि में भी पाया जा सकता है। एक भेड़ के यकृत में लगभग 200 फ्लूक्स हो सकते हैं जिनके कारण यकृत अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देता है और इस प्रभाव को यकृत विगलन या लीवर रोट कहा जाता है। फैसुला हेपेटिका का इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो अकशेरुकी जलीय गैस्ट्रोपोड प्राणी होता है। जलीय गैस्ट्रोपोड्स में से लिम्निया ट्रैंकेट्यूला, प्लेनोर्बिस, बोलिनस की कुछ जातियां हो सकती है। फैसुला हेपेटिका की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम देखें तो इसके अग्र सिरे पर ओरल शक्कर पाया जाता है। ओरल शक्कर के बीच में इसका माउथ स्थित होता है। ओरल शक्कर ओरल कोन पर स्थित होता है जिसके पीछे की ओर एक बड़ा शक्कर एसिटेबुलम पाया जाता है जिसे पोस्टीरियर शक्कर भी कहा जाता है। एसिटेबुलम पोस्टीरियर शक्कर के थोड़ा सा आगे गोनोपोर स्थित होता है और इसके पिछले सिरे पर एक्सक्रीटरी पोर उपस्थित होता है। पूरा फैसुला हेपेटिका डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। बाह्य आकार में ये कहता है कि इसका आकार और परिणाम की जब बात करते हैं तो फैसुला हेपेटिका का शरीर कोमल, अंडाकार, पत्ती के समान, पृष्ठाधारी चपटा। इसकी लंबाई 1.8 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर होता है। मध्य भाग से थोड़ा आगे इसकी अधिकतम चौड़ाई पाई जाती है जो 0.4 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर के आगे व पीछे दोनों की ओर सकरा होता जाता है। अगला सिरा कुछ गोल होता है। इस गोलीय सिरे पर ब्लंट एवं नुकीला पिछला सिरा होता है। रंग इसका गुलाबी होता है। कभी कभी काली या पीली भूरी पीतक ग्रंथियां इसके अंदर से बॉडीवाल से बाहर की ओर दिखाई दे पड़ती है, इसलिए ऐसा दिखाई के अंधेरा है। आरना में प्रपोषी के अंतर्गत पित्त के कारण ये भूरे रंग का दिखाई देता है।
अगले सिरे पर ओरल कोन पाया जाता है, जैसे कि हमने चित्र में देखा था, उस पर ओरल लोब या हेड लोब होती है, जिसके अग्र सिरे पर त्रिभुजाकार माउथ उपस्थित होता है। फिर बात आती है चूसक की, तो इसमें दो छोटे छोटे चूसक पाए जाते हैं, जिसमें एक चूसक एंटीरियर सुकर होता है तो दूसरे को पोस्टीरियर सक्कर कहते हैं। चूसकों में हुकों और कंटकों का अभाव होता है। इस जीव में दो चूसकों की उपस्थिति के कारण इसको डायस्टोमेटा स्थिति कहलाती है। अग्र चूसक की यदि हम बात करें तो अग्र चूसक प्याले के आकार का होता है, पेशीय अंग होता है। इसके केंद्र की तली में मुख स्थित होता है। इस चूसक का व्यास लगभग 1 मिलीमीटर होता है। इस चूसक की पेशियां मुख तट के चारों ओर आरंभ होकर चूसक की परिधि तक फैली होती है। ये आदर्श चूसक अंग है। ये चिपकने के साथ साथ भोजन को अंतर्ग्रहण करने का कार्य भी कराता है। दूसरा चूसक पोस्टीरियर सक्कर, जिसे हम वेंट्रल सक्कर भी कहा जाता है, ये एंटीरियर सक्कर से 3 या 4 मिलीमीटर पीछे की ओर मध्य अधर तल पर मध्य अधर रेखा पर एक कटोरे के समान एडेसिव चूसक होता है। वेंट्रल पोस्टीरियर सक्कर या एसिटाबुलम भी इसे कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का अपर्चर या छिद्र नहीं पाया जाता है। इसका व्यास लगभग 1.6 मिलीमीटर होता है। सारे इसके शरीर में पाई जाने वाले छिद्रों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला छिद्र हो गया शरीर में पाई जाने वाला मुख। इसके अलावा दो स्थायी छिद्र और पाए जाते हैं। ये दोनों स्थायी छिद्र जेनाइटल अपर्चर या गोनोपोर, जो मध्य अधर सतह पर एसिटाबुलम से कुछ आगे की ओर स्थित होता है, और दूसरा एक्सक्रीटरी पोर है, जो पिछले सिरे की अधर सतह पर स्थित होता है। जनन काल में इसके शरीर पर ऊपरी सतह पर मध्य भाग से कुछ आगे की ओर एक अस्थायी छिद्र प्रकट हो जाता है, जिसे लोरर की नाल का छिद्र या ओपनिंग ऑफ लोरर्स कैनाल कहा जाता है। गुदा एनस इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसकी आहारनाल अपूर्ण होती है। ये छिद्र डायग्राम में देख लें हम, तो ये इसका ओरल सक्कर है, ये गोनोपोर है, और यह एक्सक्रीटरी पोर है। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास सल्कों की। इससे यकृत फूल के जो शरीर संपूर्ण शरीर है उस पर पाया जाने वाला आवरण टैगमेंटम कहलाता है। टैगमेंटम या क्यूटिकल से ढका होता है। इस पर पीछे की ओर असंख्य छोटी छोटी साइन्यूल्स या स्केल्स कंटिका या सल्क निकले रहते हैं। ये सल्क इसके परपोसी की पित्तवाहिनी में चिपकाए रखने और शरीर की रक्षा करने और चलन में सहायक है। पित्तपोषी की पित्तवाहिनी में चिपकाए रखने, शरीर की रक्षा करने और चलन अंग के रूप में ये कार्य करते हैं। अब हम इसके बॉडी वाल के देखें तो ट्रिमेटोड प्राणियों की जो शरीर की भित्ति है वो सीलिएटेड एपिडर्मिस के समान होती है। जैसा हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये बॉडी वाल का चित्र है। सबसे बाहर की ओर क्यूटिकल या टेगमेंट का आवरण है, जिसके ऊपर माइक्रो विलय लगे हैं जो सीले की भांति प्रतीत होते हैं, जिसमें एक पोर कैनाल्स पाई जाती है। इसमें बीच बीच में धसे हुए स्पिन्यूल्स होते हैं। इसमें अनेक प्रकार की पाइनोसाइटिक वेटिकल्स और कोशिका में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स आदि देखे जा सकते हैं। टैगमेंट के नीचे वाली जो लेयर है वो बेसमेंट के मेम्ब्रेन कहलाती है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे की ओर इसकी मसल्स लेयर पाई जाती है। मसल्स लेयर्स में 3 प्रकार की है। ये सर्कुलर मसल्स लेयर्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मसल लेयर के बारे में हम आगे से बात करेंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर की ओर बॉडी वाल के नीचे की ओर जो संरचना पाई जाती है वो टैगमेंट को सिक्रीट करने वाली कोशिकाएं, टैगमेंट सिक्रीटिंग मीसेनकाइमल सेल्स पाई जाती है, जो मीसेनकाइम में स्थित होती है। ये कोशिकाएं से बड़े बड़े लंबे प्रवर्ध निकले होते हैं। इनमें न्यूक्लियस और गोल्जी का स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये चित्र इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र है। और ये वाला चित्र को यदि हम देखें तो सबसे बाहर की ओर क्यूटिकल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर वो सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वाले चित्र में हमें ऑब्लिक मसल्स नहीं दिख रही थी, तो इसका मस्क्यूलेचर 3 प्रकार के मसल लेयर से मिला होता है, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक मसल्स। इसके अंदर ये क्यूटिकल सिक्रेटिंग मीसेनकाइमल सेल्स पाई जाती है, जो मीसेनकाइम में स्थित होती है। इनके प्रवर्धों के द्वारा यह बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। अंदर में भरण उत्तंग के रूप में मीसेनकाइम भी पाई जाता है। तो फेसियोला हेपेटिका की बॉडी वाल की यदि हम बात करें तो इसमें क्रमिक रूप से टैगमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलर और मीसेनकाइमल सेल्स पाई जाती है। टैगमेंट सबसे बाहरी सतह पर स्थित होता है। अवपक्षमापित कोशिका द्रव्य, यह बहुकेंद्रीय मल्टी सेल्यूलर आवरण होता है।
इसको टैगमेंट कहते हैं। इसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करने पर यह अकोशिकीय और समांग प्रतीत होता है, इसलिए उसमें इसको निर्जीव क्यूटिकल माना गया। 1963 में थ्रेडगोल्ड और बिल्स मार्टिन द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया गया, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अलावा पाइनोसाइटिक वेसिकल्स पाई जाती है। इस शोध पर इस आवरण को परिणाम क्यूटिकल के स्थान पर एपिडर्मिस या टैगमेंट नाम दिया गया। आवरण मेसेनकाइम में स्थित कुछ अध्यावरणीय जो है स्त्रवणकारी कोशिकाएं टैगमेंट सेक्रेटिंग सेल्स के प्रवर्धों से निरंतर जुड़ा होता है। यह मोटा और चीमर तलप्रपोषी के पाचक सस्यों के प्रति प्रतिरोधी होता है। इस प्रकार यह एंडोपैरासाइट को एक आदर्श आवरण प्रदान करता है। इसके ऊपर असंख्य स्पाइन्स, स्पिन्यूल्स और स्केल्स लगे होते हैं जो शरीर की सुरक्षा प्रदान करने और प्रचलन में सहायक होते हैं। अध्यावरण पर अनेक में छोटे छोटे छिद्र नाल या पोर केनाल्स पाई जाती है। इन पोर केनाल्स के माध्यम से ये जिस वातावरण में रहता है वहाँ से द्रव में घुले हुए पदार्थ ग्लूकोज और अमीनो अम्लों को अवशोषित करता है और कभी कभी उत्सर्जी पदार्थ भी विसर्जित करता है। गैसों के आदान प्रदान में भी सहायक होता है। इस प्रकार फ्लूक का अध्यावरण इसकी उपापचय और कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है शरीर की भित्ति का अध्ययन करने पर हमने देखा कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब देखा तो इसमें एक सक्रिय सुस्पष्ट एसिडोफिलिक अम्लरंजी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो ठीक अध्यावरण के नीचे स्थित होती है। इसके बाहरी तट दिखाई देता है। अंदर के तट अप्रत्यक्ष रूप से नीचे के ऊतकों में समाया हुआ प्रतीत होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे टैगमेंट्री मसल्स पाई जाती है जिन्हें हम टैगमेंट सेक्रेटरी मसल्स कहा जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की ओर पाई जाने वाली तीसरी परत जो है वो पेशी विन्यास कहलाती है। पेशी विन्यास में हमने देखा कि ये पेशी विन्यास के मेसेनकाइम के बाहर का स्तर बनाता है। इसमें बाहर की ओर सर्कुलर मसल, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सबसे नीचे की ओर ऑब्लिक्स या डायगोनल मसल्स पाई जाती है। चूसकों में पेशियों में रेडियल फाइबर्स पाए जाते हैं जिनके कारण इसमें रेडियल स्ट्रिप्स बनती है। ये सभी पेशी तत्व चिकने होते हैं। पेशी विन्यास के नीचे मेसेनकाइम या पैरेन्काइमा पाया जाता है जो मेसोडर्म से बना होता है। इसके शरीर के पाए जाने वाले अनेक प्रकार के आंतरिक अंगों के बीच बीच में यह पैकिंग पदार्थ की भांति कार्य करता है। इस ऊतक में ढीली व्यवस्थित, अनियमित और एक केंद्रकित, द्विकेंद्रकित असंख्य कोशिका पाई जाती है। इनके बीच बीच में तरल पदार्थ के भरे हुए इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं। इसमें कुछ बड़ी कोशिकाएं और प्रवर्ध देखे जा सकते हैं। ये अध्यावरण तक फैले जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन्हीं कोशिकाओं के कारण टैगमेंट का सिक्रेशन किया जाता है। मेसेनकाइम शरीर में कंकाली कार्य करने के साथ साथ एक प्रमुख संवहन माध्यम का भी कार्य करता है क्योंकि ये चपटे कृमियों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या रुधिर संवहन तंत्र है वो नहीं पाया जाता है, तो रुधिर संवहन तंत्र की पूर्णता इसके मेसेनकाइम में पाई जाने वाली मेसेनकाइमल सेल्स करती है। फेसियोला हेपेटिका का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को डायग्राम यदि हम देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे आगे की ओर जो एंटीरियर शक्कर होता है उसके सेंटर में त्रिकोणाकार माउथ स्थित होता है। माउथ अंदर की ओर मस्कुलर फेरिंग्स में खुलता है जिसकी ल्यूमेन सक्रिय होती है और फेरिंग्स की पंपिंग एक्शन के कारण भोज्य पदार्थों के अंदर की ओर खींचता है जो इसोफेगस से होता हुआ इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन शाखित हो जाती है और दो शाखाओं में विभक्त होती है। इनको इंटेस्टिनल लिम्स कहा जाता है। इंटेस्टिनल लिम्स अंदर की ओर तो छोटे किंतु बाहर की ओर ब्रांच या शाखित होते हैं होकर के सीका या डायवर्टिकुला का ये निर्माण करते हैं। इस आहारनाल में एनस नाम का अपर्चर नहीं पाया जाता है, इसलिए अपूर्ण एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। तो पाचन तंत्र को देखें तो पाचन तंत्र अपूर्ण होती है क्योंकि इसमें एनस का भाव होता है। अगले सिरे पर मुख होता है। मुख चूसक के द्वारा खुला होता है। अंदर की ओर ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी की कोशिका सक्रिय है। इसकी भित्ति में रेडियल मसल्स पाई जाती है। इसके अलावा फेरिंजियल ग्लैंड्स स्थित होती है जो फेरिंग्स है इसोफेगस में खुलती है। इसोफेगस में उपकला की परत के द्वारा स्थित होता है और ये आंत्र में खुलती है। आंत्र दाईं और बाईं दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है। आंत्र में बाहर की ओर डाइवर्टिकुला या सीका पाए जाते हैं जो अंदर के डाइवर्टिकुला की अपेक्षा अधिक बड़े और शाखित होती है। ग्रसनी और ग्रसिका दोनों क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। इसमें अंतःचर्मी स्तंभी उपकला कोशिकाओं का अस्तर होता है जिसके चारों ओर वृत्ताकार और अंधेरे तंतुओं की बनी हुई पेशी परत होती है। अंधनाल की उपकला में जो है ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। भोजन और अनशन की यदि हम बात करें तो ये अर्थात
भोजन ग्रहण करने के लिए प्रवास करता है। भूखे फ्लूक्स अनशन के लिए पित्त वाहिनियों की छोटी छोटी नलिकाओं और केशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। मुख चूसक परपोषी की पित्त वाहिनी की भित्ति से रुधिर, लसिका, पित्त, उत्तक टुकड़ों को चूस लेता है और मुख चूसक पेशीय ग्रसनी दोनों मिलकर एक अच्छी चूसक उपकरण की भांति कार्य करते हैं। चूसन के पश्चात पचे आया हुआ भोजन आहार नाल में चला जाता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो जाता है। पचे हुए भोजन का वितरण आंत की बहुत सारी अन्य नालों के द्वारा मेसेनकाइमल कोशिकाओं में हो जाता है। ये मेसेनकाइमल कोशिकाएं व्रण पदार्थ जो है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अभाव को पूरा करते हैं। उत्सर्जित पदार्थ चारों ओर से मेसेनकाइम में विस्तृत हो जाते हैं। उसके पश्चात ये मुख के द्वारा ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज और मोनोसैकेराइड जितने भी शुगर्स हैं वो फ्लू के शरीर की सतह से सीधे ही विसरण की क्रिया के द्वारा अंदर ग्रहण कर ली जाती है। पचे हुए भोज्य पदार्थ और अमीनो अम्ल अध्यावरण द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। विसरण में बाहरी सतह के अध्यावरण में होने वाले एसन के बलों से सुविधा बनती है, क्योंकि यह इसके अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाती है। शरीर में ग्लाइकोजन और वसा बड़ी मात्रा में मेसेनकाइमल पेशियों में एकत्रित किया जाता है। श्वसन तंत्र, चूंकि फेसुला पित्त वाहिनी की रुधिर केशिकाओं में रहता है, वहाँ पर स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की अनुपलब्धता रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसमें अवायवीय या एनॉक्सीबायोटिक प्रकार का श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलाइसिस होता है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और वसा अम्ल लैक्टिक अम्ल जिसे वसा अम्लों में टूट जाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। वसा अम्ल उत्सर्जी तंत्र द्वारा त्याग किए जाते हैं। ये एक उष्मान मोची क्रिया है, एक्सोथर्मिक क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है और स्वतंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, तो यह वायवीय श्वसन भी करता है। फैसियोला हेपेटिका का उत्सर्जन तंत्र प्रोटोनेफ्रिडियल और एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम को यदि हम देखें तो यहाँ ये इसका डायग्राम है। फिर इसके प्रारंभ हमेशा फ्लेम सेल्स से होती है। फैसियोला हेपेटिका का उत्सर्जित कोशिकाओं के रूप में विशेष प्रकार की कोशिकाएं फ्लेम सेल्स पाई जाती है। फ्लेम सेल्स की ल्यूमेन जो है सेल ल्यूमेन कहलाती है। सेल ल्यूमेन बाहर की ओर निकल करके कैपिलरी डक्ट में परिवर्तित हो जाती है। फ्लेम सेल्स, सेल ल्यूमेन, कैपिलरी डक्ट फिर ट्यूब्यूल्स में परिवर्तित हो जाती है। अनेक प्रकार के ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक्सक्रीटरी ट्रंक का निर्माण करती है। ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी ट्रंक आकर के मिलकर मेल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल में खुल जाते हैं, जहाँ से इसके उत्सर्जित पदार्थ गमन करते हुए पीछे की ओर स्थित एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जिस प्रकार एक शाखित पेड़ होता है उस प्रकार का उत्सर्जी तंत्र इसमें पाया जाता है। उत्सर्जी तंत्र की मुख्य कोशिका इसमें पाई जाने वाली ज्वाला कोशिका है या फ्लेम सेल्स है। एक फ्लेम सेल का डायग्राम यह दिया गया है। फ्लेम सेल्स की सरफेस से सतह पर अनेक प्रकार के सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया के माध्यम से ये इसके बाहरी वातावरण ऊपर से उत्सर्जित पदार्थों को अंदर ग्रेड कर लेती है। ये छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में इस कोशिका में देखी जा सकती है, जिन्हें ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस स्थित होता है। कोशिका की अवकाशिका में बेसल ग्रेन्यूल से निकली हुई अनेक सीलिया के पाए जाते हैं। ये सीलिया एक फ्लेम का निर्माण करते हैं। सेल ल्यूमेन में उपस्थित सीलिया की इसी फ्लेम के कारण इसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। फ्लेम सेल्स जो होती है उसका सीलियरी फ्लेम के स्पंदन के कारण उत्सर्जित पदार्थ आगे की ओर बह करके टर्मिनल या कैपिलरी डक्ट में आ जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट के हिसाब में देखें तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य भी करता है। ज्वाला कोशिकाओं से प्रारंभ होता है। इसे प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम बल्ब्स भी कहा जाता है। फ्लेम सेल्स और उत्सर्जी वाहिनियां मिलकर एक जटिल जाल तंत्र का निर्माण करती है। फ्लेम सेल्स को देखें तो मेसेनकाइमल कोशिकाएं होती है। ये विशिष्ट प्रकार के मेसेनकाइम में फैली होती है। 1919 में फास्ट ने इस विधि को ज्वाला कोशिका विधि नाम दिया। ये अनियमित आकार की होती है। इनकी सतह पर सूडोपोडियल प्रोसेसेस बाहर की ओर निकले होते हैं। ज्वाला कोशिका के अंदर जो है
इंट्रासेल्यूलर ल्यूमेन पाई जाती है, जहाँ पर कुछ लंबे सीलिया लटके होते हैं। कोशिका द्रव्य में स्थित बेसल ग्रेन्यूल से इन सीलिया की उत्पत्ति होती है। जीवित फ्लूक जो होता है उसमें ये जो पक्षमाभ है लहराती हुई गति करते हैं, जो एक लौंग की भांति प्रतीत होती है, इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स कहा गया है। उत्सर्जी वाहिनियों में ज्वाला कोशिका की अवकाशा सबसे पहले कैपिलरी में खुलती है, कैपिलरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है, और कई ट्यूब्यूल्स मिलकर के बड़ी शाखाओं ट्विग्स में खुलती है, और ट्विग्स मिलकर के वेसल्स में खिलती है। शरीर के अगले भाग में 4 ट्रंक्स पाई जाती है, जिसमें से 2 तो पृष्ठीय और 2 अधरीय होती है। चारों जो ट्रंक्स है वो मिलकर पीछे की ओर एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट का निर्माण करती है, जो शरीर के पिछले सिरे तक फैलकर निचले सतह पर एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर खुल जाती है। शरीर के पिछले भाग की वाहिकाएं सीधे ही लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल में आकर खुल जाती है। केवल एक मध्यवर्ती मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स को छोड़कर से सभी वाहिकाएं पक्षमाभों से आश्रित रहती है। इसी को डायग्राम को डिटेल देखें तो ये हमारी फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स की ल्यूमेन सेल ल्यूमेन ऑफ द फ्लेम सेल कहलाती है, जो कैपिलरी डक्ट में खुली, कैपिलरी डक्ट कैपिलरी ट्यूब्यूल्स में खुली, कैपिलरी ट्यूब्यूल्स मिलकर के ट्विग्स में खुली, ट्विग्स मिलकर के वेसल्स में खुली, और वेसल्स मिलकर के ट्रंक्स में खुली, ट्रंक्स फिर कैनाल में खुली, और कैनाल जो होता है एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से बाहर पूरा का पूरा मार्ग सीलिया के द्वारा आश्रित होता है, केवल एक्सक्रीटरी मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल को छोड़कर। सेल ल्यूमेन, कैपिलरी डक्ट्स, ट्यूब्यूल्स, ट्विग्स, वेसल्स, एक्सक्रीटरी ट्रंक्स, एक्सक्रीटरी कैनाल का चित्र है। कार्य की यदि उत्सर्जन की कार्य की देखें तो फ्लूक उत्सर्जी उत्पाद के रूप में वसा अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये प्रोटोन नेफ्रिडिया में आ जाते हैं और स्पंदन की क्रिया के द्वारा नलिकाओं में गतिशील हो जाते हैं। अंत में शरीर के संकुचनों द्वारा उत्सर्जित क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। ज्वाला कोशिकाओं और संकलन नलिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज कहलाता है। ये रासायनिक पदार्थों के जो है सेलेक्टिव ट्रांसफर का कार्य करता है। इसके अध्यावरण में कुछ नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, और प्रोटोनेपिडल तंत्र के द्वारा शरीर में पाई जाने वाले जल की मात्रा का नियमन रखा जाता है। इसके द्वारा उत्सर्जन, प्रासरण, नियमन आदि कार्य होते हैं। फेसिला हेपेटिका के तंत्र को देखें, तंत्रिका तंत्र को देखें तो इसमें ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है, परंतु तंत्रिका तंत्र पर्याप्त विकसित होता है और टर्बुलेरियन प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र में ये देखिए एक नर्व रिंग पाई जाती है। इस नर्व रिंग पर इसे ब्रेन या सेरिब्रल रिंग भी कहा जाता है। आगे की ओर इसमें 3 सेरिब्रल गैंग्लियंस निकले हुए होते हैं, और पीछे की ओर इसमें 3 जो है नर्व कोड्स निकली होती है। 3 नर्व कोड में एक नर्व कोड डोर्सल की ओर स्थित है, डोर्सल नर्व कोड, नीचे की ओर स्थित वेंट्रल नर्व कोड, और बीच वाले भाग में सबसे बड़ी नर्व कोड पाई जाती है, जो लेटरल नर्व कोड कहलाती है। अनेक पेरिफेरल ब्रांचों के माध्यम से विभाजित हो जाती है। इसी वर्णन को देखें तो हम कहता है कि फेसिला हेपेटिका में मस्तिष्क जो होता है वो ग्रसनी के चारों ओर एक कॉलर या सेरिब्रल रिंग का निर्माण करता है, जिसमें एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियंस पाए जाते हैं और एक वेंट्रल गैंग्लियन। तो 3 गैंग्लियन सेरिब्रल रिंग में एक जोड़ी तो लेटरल सेरिब्रल गैंग्लियन है और एक वेंट्रल गैंग्लियन है। मस्तिष्क के मेन तंत्रिका निकलकर इसके आगे और पिछले भागों में पाई जाती है। ये तंत्रिका चूसकों में अधिक पाई जाती है। 3 जोड़ी अंतरीय तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं, जिससे अनेक असंख्य महीन परिधीय शाखाएं निकल के शरीर के विभिन्न अंगों को जाती है। तंत्रिका रज्जुओं में डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल नर्व कोड्स मुख्यतः पाई जाती है। पृष्ठीय और डोर्सल और वेंट्रल कोड्स की अपेक्षा लेटरल कोड्स सुविकसित होती है, जो ट्रांसवर्स कमिसर्स के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। फेसिला हेपेटिका का जनन तंत्र नेक्स्ट टॉपिक है। फेसिला हेपेटिका उभयलिंगी होता है। इसकी जनन ग्रंथियाँ सुविकसित प्रकार की होती है। नर और मादा जननिक वाहिनियाँ एक ही कॉमन चेम्बर, जिसे जेनेटल एट्रियम कहते हैं, उसके अपर्चर के द्वारा, ये जेनेटल एट्रियम है, उसका अपर्चर जेनेटल पोर कहा जाता है, उसके माध्यम से बाहर की ओर खुलती है। अगले भाग और अदर्स एसिटोलुबुलन से आगे की ओर एक गोनोपोर स्थित होता है। फेसिला हेपेटिका के पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। ये यहाँ पर सबसे पहला मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस साइड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों ऑर्गन कॉमन देख रखे हैं। तो मेल और फीमेल
रिप्रोडक्टिव अपर्चर एक कॉमन छिद्र के द्वारा जेनेटल एट्रियम से का जो कॉमन अपर्चर है जेनेटर पोर कहा जाता है, उसके माध्यम से ये एसिटेबुलम ये रहा, इससे थोड़ा आगे की ओर स्थित होता है। अंदर की ओर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक सीरस में खुलता है। सीरस से आगे एजिकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। इजेक्यूलेटरी डक्ट के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड्स लगी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बाद में इजेक्यूलेटरी डक्ट एक पियर शेप्ड जो है खुली हुई संरचना में खुलती है, जो सेमाइनल वेसिकल कहलाता है। सेमाइनल वेसिकल आगे की ओर चल करके दो नली के आकार की वाहिनियों में विभक्त हो जाता है। ये दो नली के आकार की वाहिनियाँ वास डेफरेंस कहलाती है, ये वास डेफरेंस कहलाती है। और दोनों वास डेफरेंस पीछे की ओर दो जो है टेस्टिस से जुड़ी होती है। एक वासा रेफरेंस का टेस्टिस एंटीरियर टेस्टिस कहलाता है, दूसरी टेस्टिस जो है वासा रेफरेंस थोड़ी लंबी होकर पोस्टीरियर टेस्टिस में जाकर के खुलती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर टेस्टिस, जो दोनों वासा डेफरेंस में खुलेंगे। दोनों वासा डेफरेंस मिलकर के एक कॉमन डक्ट का निर्माण करेगी, जहाँ पर पियर शेप संरचना बनेगी, सेमिनल वेसिकल। वहाँ से एस आकार की इजेक्यूलेटरी डक्ट जिस पर प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है, वो जेनेटल सीरस और मेल जो रिप्रोडक्टिव या मेल जेनेटल अपर्चर के द्वारा बाहर की खुल जाती है। ठीक इसी तरह से फीमेल जेनेटल अपर्चर को देखें। फीमेल जेनेटल अपर्चर जेनेटल एप्ट्रियम में पीछे की ओर एक लंबी और कुंडलित जो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो को धारण किए हुए यूट्रस में खुलती है। यूट्रस नलिका पीछे की ओर मिलकर के एक ओविडक्ट से आने वाली ओविडक्ट और योग रिजर्वायर से आने वाली डक्ट तीनों मिलकर एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है, जो कि ऊ टाइप कहलाता है। ऊ टाइप वाली सतह पर विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ मेलियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। ओविडक्ट के कैनाल से जनन के समय में निकलने वाली अस्थायी कैनाल लोरस स्टीडिया कैनाल या लोरर कैनाल आती है। जनन के समय यह अस्थायी अपर्चर के माध्यम से खुलती है। ये ओविडक्ट, लोरस स्टीडिया कैनाल और उसके पश्चात में यूट्रस जिस भरे हुआ एग्स है, और यह कॉमन जेनेटल एट्रियम में फीमेल जेनेटल अपर्चर के माध्यम से जेनेटल एप्ट्रियम द्वारा बाहर की ओर खुलती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, किंतु इसमें क्या है, एच आकार का एक सिस्टम पाया जाता है जो योग को स्त्रावित करता है। योग को स्त्रावित करने वाली ग्लैंड्स को योग ग्लैंड्स या वाइटेलाइन ग्लैंड्स कहा जाता है। ये वाइटेलाइन ग्लैंड्स की अनेक शाखा मिलकर के एक जो है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल का निर्माण करती है। दोनों सिरों पर दो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है। ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट योग रिजर्वायर में खुलता है, और योग रिजर्वायर और ओविडक्ट और यूट्रस तीनों का जो संयोजन है वहाँ पे ऊ टाइप बनता है कभी कभी, और वो मेलिस ग्रंथियाँ पाई जाती है। इस प्रकार ये सारे के सारे डायग्राम को हमने देख लिया। अब इनका थ्योरी देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले इसमें टेस्टिस नाम की संरचना पाई जाती है। टेस्टिस पालीदार होता है। इसके वृषण के मध्य और पिछले भाग में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स देखे जा सकते हैं। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। एक आगे की ओर स्थित एंटीरियर टेस्टिस और पीछे की ओर स्थित पोस्टीरियर टेस्टिस पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से दोनों जो वृषण है उसका आस्तरण जेनेटल एपिथेलियम के माध्यम से बना होता है, जो स्पर्म उत्पन्न करने का कार्य करती है। ये टेस्टिस वासा डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल में होता है। प्रत्येक टेस्टिस से सक्रिय कोमल वासा डेफरेंस निकलती है। दोनों वासा डेफरेंस शुक्र वाहिनियों पर एसिटेबुलम तक पहुंचने के पश्चात बढ़ती है, और एसिटेबुलम के पास मिलकर आपस में एक फूल की हुई संरचनास्पति के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जो सेमिनल वेसिकल कहलाता है, जिसमें शुक्राणुओं को एकत्रित किया जाता है। यह सीरस कोष में आगे की ओर एजिकुलेटरी डक्ट बनाता है, जो एक दृढ़ पेशीय रिवर्सिबल कॉपुलेटरी डक्ट या पेनिस या सीरस कहलाती है, जो आगे बढ़कर मेल गोनोपोर के द्वारा जेनेटल एट्रियम में कॉमन गोनोपोर द्वारा बाहर खुल जाती है। इजेक्यूलेटरी डक्ट के चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड्स पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो द्रव पदार्थ होता है क्षारीय होता है, वह कोपुलेशन के समय शुक्राणु को मुक्त रूप से गति देने का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीरस प्रोस्टेट ग्लैंड और सीरस कोस्ट
या सीरस सेक में बंद रहते हैं। इस डायग्राम को वापस यहाँ इसने बता रखा है। यहाँ पर ये दोनों वासा डिफरेंस है, दोनों वासा डिफरेंस आकर के मिल गई है। ये पियर शिप संरचना सेमिनल वेसिकल बनी है, जहाँ से ये इजेक्यूलेटरी डक्ट बनी है। इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन सीरस या पेनिस का निर्माण करती है। ये जेनेटल एट्रियम में स्थित होती है। मेल जेनेटल अपर्चर द्वारा जेनेटल एट्रियम में ये खुल जाती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो इसके प्रारंभ हमेशा वाइनी अंडाशय से होता है। अंडाशय 1/3 भाग में वृषणों के आगे दाहिनी और ओवरी की संख्या इसमें एक ही होती है। अंडाशय को जर्मेनियम कहा जाता है। अंडवाहिनी में खुलता है। अंडवाहिनी एक शाखा से मिलकर एक छोटी सक्रिय अंडवाहिनी बनाती है। ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है। और ओविडक्ट जो होती है वो मध्यवर्ती भाग में पीछे से आई एक मीडियन वाइटेलाइन डक्ट के साथ में जुड़ जाते हैं। इधर से ओविडक्ट आई, ये मीडियन वाइटेलाइन डक्ट आई, ये दोनों आपस में जुड़ गई तो ये ओवो वाइटेलाइन डक्ट हो गई कॉमन रूप में। जब इसको अंड पीतक वाहिनी या ओवो वाइटेलाइन डक्ट या इसी को हम यूट्रस भी कहते हैं। ओविडक्ट, मीडियन वाइटेलाइन डक्ट दोनों मिलकर ओवो वाइटेलाइन डक्ट या यूट्रस का निर्माण करती है, जिसमें असंख्य एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो भरे होते हैं। ये जो है वाहिनी यूट्रस फेसियोला हेपेटिका की अन्य जातियों पृथक वाहिनी मिलने से अंडे पृथक वाहिनी मिलती है, जो ये फूल करके संरचना बनाती है, जिसको ऊ टाइप कहते हैं। ऊ टाइप के बारे में हम पहले भी यह फीमेल जेनेटल अपर्चर के द्वारा कॉमन एट्रियम में खुलती है। इस ओवोवाइटेलाइन डक्ट में फर्टिलाइज्ड एग भरे होते हैं। इसका परिणाम ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एग, चूँकि फेसियोला हेपेटिका एक एंडोपैरासाइट है, जीवन में अत्यधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करना इसका विशेष लक्षण है। अंडवाहिनी से एक छोटी कैनाल और निकलती है कभी कभी जनन के समय में, जिसे लोरर्स कैनाल्स कहा जाता है। इसे लोरर स्टीडिया कैनाल भी कहते हैं। ये जनन काल में मीडियन डोर्सल पोर के रूप में प्रकट होती है। ये छिद्र पॉपुलेशन के समय ये वेजाइना का कार्य करती है। विटिलिरिया का बात करते हैं तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव तंत्र से संबंधित दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। एक तो होती है पीतक ग्रंथियाँ, इनको विटिलिरिया कहा जाता है। दूसरा मेहली की ग्रंथियाँ मेलियस ग्लैंड्स कहा जाता है। विटिलिरिया को हमने देखा कि यह बहुत सारे पुटकों के रूप में पासर में स्थित होती है। विटिलिरिया या वाइटेलाइन ग्लैंड्स इनको कहा जाता है। तो वाइटेलाइन ग्लैंड्स जो होती है पूरे शरीर में फेसियोला हेपेटिका की संपूर्ण शरीर की लंबाई में दाएं और बाएं पार्श्व को पाई जाती वाली अनेक पुटक और मेन डक्ट्यूल्स के द्वारा एक लॉन्गिट्यूडिनल वाइटेलाइन डक्ट से जुड़े रहते हैं। गर्भाशय में उत्पत्ति के स्थान पर कुछ पीछे की ओर एक अनुप्रस्थ ट्रांसफर डक्ट मिलती है, जो एच आकार की संरचना का निर्माण करती है। यह एच आकार की संरचना के मध्य में एक योग रिजर्वायर पाया जाता है। पीतक आशय से आगे और एक मीडियन पित्तवाहिनी वाइटेलाइन डक्ट का निर्माण करता है, जो अंडवाहिनी के साथ मिलकर के ओवो वाइटेलाइन डक्ट या यूट्रस का निर्माण करती है। विटिलिरिया में पित्तक ग्रंथियाँ और पित्तर ग्रंथिल कोशिका उत्पन्न होती है। इनसे भ्रूण का पोषण प्रदान करने के लिए और अंड कवच बनाने के लिए असंख्य कवच ग्लोब्यूल्स मिलती है। मेलियस की ग्रंथियाँ, कवच की ग्रंथियाँ, जहाँ पर ये डक्ट मिलती है उस पर बाहर की ओर स्थित ये कोशिकीय ग्लैंड पाई जाती है, जिसे मेलियस ग्लैंड कहा जाता है। मेलियस ग्लैंड का कार्य भी बार बार पूछा जाता है। तो ये कोशिकीय ग्रंथियों का गुच्छा होता है, जो अंडवाहिनी, मध्यवर्ती पीतक वाहिनी और गर्भाशय तीनों के जोड़ में उपस्थित होता है। इससे निकलने वाला द्रव गर्भाशय को चिकना रखता है, जिससे अंडे आसानी से आगे रख सकें और शुक्राणु सक्रिय बने रहे। यह इंपॉर्टेंट कार्य है। मेलियस की ग्रंथियों का कार्य एग्जाम में पूछा जाता है। इससे गर्भाशय को चिकना बनाए रखा जाता है, अंडे को आगे खिसकाया जाता है, शुक्राणु को सक्रिय बना रहता है। इसी स्राव के कारण पीतक ग्रंथियों में कवच गोलिकाएं भी मुक्त होती है। तो ये 3-4 कार्य आपको याद रखने हैं। अब इसके पश्चात आता है फेसियोला हेपेटिका का डेवलपमेंट और परिवर्तन। फेसियोला हेपेटिका डायजेनेटिक पैरासाइट है, जो 2 पोषियों में अपने जीवन को पूर्ण करता है। 2 परपोषियों में पूर्ण करने पर प्राथमिक परपोषी एक प्रोड फ्लूक रहता है, जिसे हम फेसियोला हेपेटिका इसीलिए कहता है क्योंकि यह भेड़ में रहता है। जो उसका प्राथमिक पोषी भेड़ हो गया। प्राथमिक पोषी में यह अनेक लार्वावस्था गुजारता है, फिर इंटरमीडिएट होस्ट में आ जाता है। इंटरमीडिएट होस्ट में घोंघे को
घोंघा होता है जो सामान्यतः लिमनिया या प्लोनर्मिस जीनस से होता है। इस प्रकार जीवन वृत्त जो अलग अलग प्रकार के 2 प्रपोर्शियों में पूरा करता है डाइजेनेटिक कहलाता है। कॉपुलेशन, यद्यपि यकृत फ्लूक उभयलिंगी होता है, इसमें स्वनिवेशन बहुत कम होता है। इसमें सामान्यतः मैथुन के पश्चात क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फेसियोला हेपेटिका में मैथुन परपोर्शी की पेशवाहिनी में होता है। मैथुन के लिए 2 फ्लूक्स अपने अपने जनन छिद्रों के द्वारा एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं। इसके पश्चात एक फ्लूक का पेनिस बहिर्सारित होकर के बहिर्सारित छिद्र दूसरे के अस्थायी छिद्र लोरस की नाल में प्रवेश कर जाता है और उसमें शुक्राणु त्याग देता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां संभवतः मैले की ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव शुक्राणु को निषेचन के लिए सक्रिय बनाए रखता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और मेलिस की ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव पदार्थ शुक्राणु को निषेचन के लिए सक्रिय बनाए रखता है। निषेचन आंतरिक होता है। ये शुक्राणु की लोरस नली से होकर अंडवाहिनी के दूरस्थ भाग में पहुंचते हैं जहां पर निषेचन होता है। स्वयं निषेचन एक ही फ्लूक्स के शुक्राणु मादा जनन छिद्र से होकर उसी के गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं और अंडों को निषेचन के लिए नीचे लाते हैं। कैप्सूल फॉर्मेशन, प्रत्येक जो निषेचित अंडा है उसके चारों ओर पीतक की कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है। इसमें पीतक और कवच पदार्थ प्राप्त होते हैं। पीतक की कोशिकाएं कवच गोलिकाओं में प्रोटीन और फिनोल होता है। स्टीफेंसन ने 1947 में यह बताया कि गर्भाशय के आरंभिक भाग में यह फिनोल ऑक्सीकृत होकर के क्विनोन बन जाता है। क्विनोन प्रोटीन का शोधन करके कीटों के समान एक कड़ा प्रतिरोधी पदार्थ चलमिल स्क्लेरोटीन बनाती है। स्क्लेरोटीन निषेचित अंडों के चारों ओर कवच बनाता है। स्टीफेंसन की यह खोज शायद सभी प्लेनेटरी हेलमिन्थेस के जंतुओं के लिए सही है। संपुट, अब कैप्सूल बन जाते हैं तो कवचधारी अंडों को कैप्सूल या अंडे कहा जाता है। कवच या संपुट जो होते हैं वो पीला या भूरे रंग के होते हैं। ये अंडाकार होते हैं। 130 से 150 माइक्रोन तक लंबे और 60 से 90 माइक्रोन तक चौड़े होते हैं। इनके ऊपर के भाग में ओपर्क्यूलम पाया जाता है। ढक्कन के नीचे अंडे के सीमांत सिरे पर एक गाढ़ी और कणिकादार गद्दी पाई जाती है। एक फ्लूक्स के गर्भाशय में एक समय में 3000 या इससे अधिक ऐसे कैप्सूल देखे जा सकते हैं। एक भेड़ यकृत में लगभग 200 तक फ्लूक्स हो सकते हैं। यदि प्रत्येक फ्लूक 10 वर्ष की अवधि में 5 लाख अंडे उत्पन्न करते हैं तो एक संक्रमित भेड़ में लगभग 1000 लाख या 100 मिलियन निषेचित अंडे एक भेड़ में देखे जा सकते हैं। फ्लू के जटिल जीवन व्रत और जीवित रहने के बहुत कम अवसरों को ध्यान में रखते हुए इतनी अधिक संख्या में अंडे दिए जाते हैं। जेनेटल एट्रियम के अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले तो ये कॉमन जेनेटल एट्रियम में इसका सीरस है और एजुकेलेटेड डक्ट इसमें देखेगी। ये इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड है जो पीछे के टर्मिनल वेसिकल में, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है और ये यूट्रस में अंडे दिख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। अब विदलन और भ्रूण के परिवर्तन की बात आती है तो गर्भाशय में अंडों को विदलन, गर्भाशय में जब अंडे रहते हैं तो वहीं इसका विदलन प्रारंभ हो जाता है। विदलन इसमें होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। थोड़ा सा हमारे पास चित्र आ गया तो मैं अंडे की संरचना के बारे में बात कर देता हूँ, फिर अपन कैस के बारे में आ गए। ये हमने देखा कि ये इस प्रकार का अंडा है। अंडे का ऊपर का छिद्र ओपर्क्यूलम पाया जाता है, ओपर्क्यूलम के द्वारा ढका होता है। इसमें विदलन के पश्चात अनेक कोशिकाएं बनेगी। इसकी कोशिका जो जाइगोट कहलाती है। जाइगोट के अलावा इसमें अनेक प्रकार की योग सेल्स पाई जाएगी और शरीर अंडे के पूरा का पूरा बाहर की ओर जो है एग सेल उपस्थित होता है। जब ये जाइगोट कोशिका विभाजित होगी शुरू में 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। एक कोशिका इसमें प्रोपेगेटरी सेल्स और दूसरी कोशिका इसमें सोमेटिक सेल कहलाती है। सोमेटिक और प्रोपेगेटरी कोशिका संख्या में बढ़ करके एक अविभेदित एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करती है। अविभेदित एम्ब्रियो अंडे के भीतर ही रहता है। बाद में इन अविभेदित एम्ब्रियो से जो है सबसे पहला इसका लार्वा मीरासीडियम लार्वा बनता है। मीरासीडियम लार्वा सीलेटेड होता है। इसके अग्रभाग में आई स्पॉट और ब्रेन पाई जाती है, खास विशेषता है। और आगे की ओर एक एपिकल पेपिला उपस्थित होता है। ये एपिकल पेपिला के माध्यम से इस ओपर्क्यूलम की परत को गोल करके बाहर की ओर निकलेगा। इसके अलावा इसमें ये जो सेल्स थी एम्ब्रियो वाली सेल्स में से ये सेल्स रूडिमेंट्री जर्म सेल्स के रूप में इसके शरीर में रहती है, तो आगे चल करके आगे के जो है लार्वों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो हम वापस छठी पोजीशन में लिए चलता हूँ मैं। विदलन या भ्रूण का परिवर्तन अंडों से
गर्भाशय में जब अंडे लगते हैं तो उसमें जो जाइगोट सेल पाई जाती है, इस जाइगोट सेल में होलोब्लास्टिक और अनइक्वल क्लीवेज होता है, जिससे सबसे पहले दो कोशिकाओं असमान कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसमें एक बड़ी कोशिका होती है जो सोमेटिक सेल कहलाती है, ये एक सोमेटिक सेल हो गई, और दूसरी कोशिका इसमें प्रोपेगेटरी सेल कहलाती है। ये कोशिकाएं और विभाजित होकर अन्य संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करने का कार्य प्रोपेगेटरी कोशिका करती है। संतति कोशिका विभाजन के अंत में लार्वा के शरीर का निर्माण हो जाता है। दूसरी बार अनेक बार विभाजित होकर इसमें जर्म सेल्स का पुंज बनाती है, जो लार्वा के पिछले भाग में ये जर्म सेल्स इकट्ठी हो गई, जो आगे के लिए और लार्वों को उत्पन्न करने का कार्य करेगी। एनकैप्सुलेटेड जो एग है या कैप्सूल इसको कहा जाता है, या भ्रूणांड कहा जाता है, जिसमें भ्रूण उपस्थित है, वो गर्भाशय में इससे आगे का परिवर्तन नहीं होता है। गर्भाशय में इस प्रकार एनकैप्सुलेटेड कैप्सूल्स की संख्या से यह भरा होता है। जनन रंध्र द्वारा संपुटों की बड़ी संख्या जनन के शरीर में जनन रंध्र द्वारा बाहर निकलकर बाइल के रस के साथ में गोनोपोर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और पित्तरस के साथ परपोषी आंत्र में आ जाते हैं। आंत से परपोषी की विस्ता के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। संपुटों का आगे का जो परिवर्तन होता है जल में या कम से कम 60% नमी वाले क्षेत्रों के संपर्क में आने पर होता है। इनका जो पीएच मान 6.5 होता है और परिवर्तन के लिए अनुकूलतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होने पर अब ये सबसे पहला जो लार्वा है मीरासीडियम लार्वा, उसमें परिवर्तित होता है। ये एनकैप्सुलेटेड एग में मीरासीडियम है। बाहर निकलने के पश्चात इस कवच को गोल करके अब बाहर का परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले ये लार्वा अवस्था बाहर निकलेगी। इस लार्वा अवस्था को फेसियोला हेपेटिका का मीरासीडियम लार्वा कहा जाता है। मीरासीडियम लार्वा फ्लुक्स के जीवन वृंत में पाए जाने वाले सबसे पहली लार्वा अवस्था है। अनुकूलतम परिस्थितियां आने पर 4 से 15 दिन की उपस्थिति में जो एनकैप्सुलेटेड एग से उसमें से मीरासीडियम लार्वा बाहर निकल जाता है। अंडे से बाहर आकर के ये जल में स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। अंडे से बाहर निकलने का इसका कार्य प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा होता है, क्योंकि जिस एग में ये अंदर गिरा हुआ है उसके ऊपर ओपर्क्यूलम का ढक्कन है। इस ओपर्क्यूलम के ढक्कन को गोल कर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा गोल करके बाहर ये निकलता है। अब बाहर निकला तो सबसे पहले इसकी बाहर की संरचना देखें तो आगे की ओर इसमें एक एपिकल पेपिला पाया जाता है। शरीर के ऊपर सिलेटेड एपिडर्मिस है। अग्र शरीर भाग में एक आई स्पॉट है। अंदर की ओर ब्रेन भी होगा और इसका शरीर पूरा का पूरा प्लेटों से ढका होता है, जिन्हें एपिडर्मल प्लेट्स कहा जाता है। एक जो मीरासीडियम लार्वा बाहर निकलता है उसका आकार 0.07 मिलीमीटर होता है। ये सूक्ष्म होता है, लंबा, अंडाकार होता है। सघन पक्षमापी बहुत सारी सीलिया इसके शरीर पर पाया जाता है। चूँकि ये बाहरी जीवन व्यतीत करे तो ये सक्रिय लार्वा अवस्था है। अगला भाग जो है अफिसर चौड़ा होता है। पिछला भाग जो है नुकीला अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ये गतिशील और पक्षमाप विहीन आगे की ओर, इसमें आगे की ओर वाले भाग में एक एपिकल पेपिला पाया जाता है जिस पर सीलिया नहीं पाया जाता है। इसी को टेरिब्रेटोरियम भी कहता है। मीरासीडियम एक बहुकोशिकीय जीव जैसा है। इसका शरीर चपटी चपटी 21 एपिडर्मल प्लेट से बना होता है। ये 21 एपिडर्मल प्लेट्स जो होती है, ये एपिडर्मल प्लेट्स 5 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। सबसे पहली जो पंक्ति है उसमें 3 जो है, पहली पंक्ति में 6 प्लेटें होती है। पहली पंक्ति में 6 प्लेटों में से 2 पृष्ठीय, 2 पार्श्वीय और 2 वेंट्रोलेटरल पोजिशन में होती है। 2 पृष्ठीय, 2 पार्श्वीय और 2 अग्रीय। सबसे आगे वाली 6 प्लेटें हैं जो 2 पृष्ठीय, 2 पार्श्वीय और 2 अग्रीय। जो दूसरी पंक्ति है उसमें दूसरी पंक्ति में भी 6 प्लेटें पाई जाती है। इसमें से 3 तो होती है पृष्ठीय और 3 अग्रीय। ये 1 2 3 पृष्ठीय और इसी के 3 अधर में पाई जाने वाली प्लेट्स हैं। तीसरी पंक्ति में जो होती है उस तीसरी पंक्ति में केवल 3 प्लेटें होती है, जिसमें से 1 तो पृष्ठीय होती है, 1 पृष्ठीय और 2 वेंट्रोलेटरल पोजीशन में होती है। चौथी पंक्ति जो होती है उस चौथी पंक्ति में 2 लेफ्ट और 2 राइट, कुल 4 प्लेटें होती है। ये वाली पंक्ति जो चौथी पंक्ति है 2 लेफ्ट और 2 राइट प्लेटें पाई जाती है। और जो पांचवी पंक्ति होती है
उसमें 2 ही प्लेटें पाई जाती है, एक दाईं और बाईं। इस प्रकार अधिचर्मी की प्लेटों की व्यवस्थित होती है। पहली में 6, दूसरी में भी 6, तीसरी में 5, चौथी में 4 और छठी में 2 प्लेटें। 5वीं पंक्ति में 2 प्लेटें पाई जाती है। अधिचर्मी प्लेटों के नीचे उप अधिचर्मी पेशी विन्यास या सब एपिडर्मल मस्कुलेचर पाया जाता है। इसमें बाहर की ओर वृत्ताकार पेशियां और अंदर की ओर अंधेरी तंतु पाए जाते हैं। इसकी सब एपिथेलियम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का एक स्तर होता है। इसे अधिचर्मी प्लेट या उप अधिचर्मल पेशी विन्यास या उपकला तीनों मिलकर मेरिस्टेम की भित्ति की संरचना करते हैं। अब इसके बाद में मेरिस्टेम को यदि हम देखें तो ये इसकी बॉडी वाल है। बॉडी वाल में सबसे बाहर की ओर एपिडर्मल प्लेट से बनी हुई सिलेटेड एपिडर्मिस है। उसके नीचे की ओर स्थित कोशिकाएं, ये सब एपिथेलियम की कोशिकाएं उसके नीचे की ओर स्थित होती है, सबसे अंदर की ओर, और इसके बीच में सिलेटेड एपिडर्मिस और सब एपिथेलियम के बीच में मसल्स लेयर पाई जाती है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो मेरिस्टेम लार्वे में इंटरनल स्ट्रक्चर में एक जो है क्या पाई जाती है, यह प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाई जाती है। फ्लेम सेल्स के अलावा इसमें फ्लेम सेल्स एपिडर्मल प्लेट के नीचे फ्लेम सेल्स, आगे की ओर 2 पेनिट्रेशन ग्लैंड्स पाई जाती है। 2 पेनिट्रेशन ग्लैंड्स के अलावा इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है। एपिकल पेपिला में स्थित इसके एपिकल ग्लैंड्स होती है जो एपिकल पेपिला पर बाहर की ओर खुलती है। तो मेरिस्टेम की आंतरिक संरचना में तंत्रिका ऊतक, प्रोटोनेफ्रिडिया, जनन कोशिकाएं, कणिका में जीवित में फैले हुए बहुकेंद्र के पिंड, एक वृत्त शीर्षस्थ पेपिला केंद्र से जुड़ा होता है। इस अवशेषी संरचना आर्नाल समझा जाता था, परंतु बाद में कहा है कि यह एपिकल ग्लैंड है। और एपिकल ग्लैंड एक जोड़ी, एक बड़ी, एक कोशिकीय सिपेली ग्लैंड्स एक कोशिकीय और बड़ी होती है। ये पेनिट्रेशन का काम करती है, इसलिए इनको पेनिट्रेशन ग्लैंड्स पे कहा जाता है। पेनिट्रेशन ग्लैंड्स के पीछे की ओर एक एक्स आकार का मस्तिष्क स्थित होता है। यह एक्स आकार का यह मस्तिष्क उपस्थित होता है, जिसमें 2 आई स्पॉट स्थित होते हैं। 2 अर्धचंद्राकार वर्ण कोशिकाओं से बने हुए 2 आई स्पॉट्स में देखे जा सकते हैं। और इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे की अवतल सतह एक दूसरे के विमुख स्थित होती है। इनकी कॉनकेविटी में एक रिफ्रैक्टाइल पदार्थ भरा होता है। ये रिफ्रैक्टाइल पदार्थ जो है लेंस की भांति कार्य करता है। ये नेत्र, ये रिफ्रैक्टाइल पदार्थ, ये आई स्पॉट नेत्र की भांति कार्य करते हुए इसमें देखे जा सकते हैं। ये फोटोसेंसिटिव उपकरण के रूप में कार्य नहीं करता है, इसका अभाव होता है फोटोसेन प्रकाश ग्रह का। इसमें एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रिडियम पाई जाते हैं, फ्लोएम सेल्स पाई जाती है जो पिछले अर्धांश में पार्श्वी रूप में स्थित होती है। 2 प्रोटोनेफ्रिडियल पोर्स या एक्सक्रेटरी पोर्स के द्वारा बाहर की ओर और खुल जाती है। इसके अलावा इसमें जर्म बॉल्स पाई जाती है। ये अनेक जर्म बॉल्स उपस्थित होती है जो आगे के लार्वों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। मेरिस्टेम लार्वे की कार्यकी को देखें तो इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये मेरिस्टेम लार्वा और ये इसका सेकेंडरी होस्ट की एपिडर्मिस है, स्लेल का टिश्यू है जिसके भीतर घुसने का प्रयास कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अवस्थाओं में ये इसके अंदर घुस जाता है। एपिकल पेपिला से मेरिस्टेम घुसना प्रारंभ करता है। सिलेटेड एपिडर्मिस की कोशिकाएं टूट करके बाहर निकल जाती है और एपिडर्मिस को बाहर छोड़ता हुआ ये लार्वा जो है स्नेल के टिश्यू के अंदर घुस जाता है। अब कार्य की देखेंगे तो हमें थ्योरी से यहाँ से चलते हैं कि मेरिस्टेम लार्वा भोजन नहीं करता है। बार्लो ने 1925 में बताया कि इधर उधर तैरता हुआ मेरिस्टेम लार्वा इस तरह से तैरता है जैसे कोई जंतु जल्दबाजी में किसी वस्तु की खोज कर रहा हो। मेरिस्टेम लार्वा जिस किसी वस्तु को संपर्क में आता है उसी के अंदर घुस जाने का प्रयास करता है, किंतु प्रवेश करने वालों में केवल वही मेरिस्टेम लार्वा सफल हो पाते हैं जिनके मध्यस्थ परपोसी, लिमनिया, सक्सिनिया, प्लेनोर्बिस, बुलिनस, पोसेरिया या प्रेटिकोलेला के कोमल भाग के संपर्क में आते हैं। अंडे से बाहर निकलने के पश्चात ये जीव 24 घंटे तक यदि इन द्वितीयक परपोषियों के कोमल भाग के संपर्क में आ जाते हैं तो उसमें घुस जाते हैं, नहीं तो किसी भी वस्तु से टकरा कर अंदर घुसने का प्रयास करते करते ये मर जाते हैं।
अनुपयुक्त प्रपोसी या सामान्य मध्यस्थ प्रपोसी के, यदि मध्यस्थ प्रपोसी आ गया लेकिन सेल वाले पोर्शन के संपर्क में आ गया तो भी ये कवच में नहीं घुस सकेगा, उसमें भी ये मर जाएंगे। जो ही द्वितीयक पोषी के कोमल उत्तक के संपर्क में आता है तो वेदने के लिए मीरासीडियम का जो एपिकल पेपिला में सिफेलिक ग्लैंड्स पाई जाती है, उसके सहायता से ये चिपक जाता है और शरीर के संकुचनों के साथ में जो इसकी एक जोड़ी पेनिट्रेशन ग्लैंड्स हैं, उन पेनिट्रेशन ग्लैंड से निकले हुए स्त्रावी पदार्थ से उस द्वितीयक पोषी के कोमल उत्तक के मांस को विलीन करने का सिक्रेशन स्त्रावित होता है और उस मांस को विलीन करने पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है। उस छिद्र में अपनी पक्षमाभि अधिचम को बाहर की ओर छोड़ता हुआ अंदर की ओर घुस जाता है, जिसे हमने ऊपर के डायग्राम में, इस डायग्राम में देखा है। ये घुसने का प्रयास कर रहा है और ये अंदर घुसने में सफल हो गया। अब जब प्रपोसी के कोमल उत्तक के संपर्क में आने पर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसके पश्चात ये उस घोंगे या स्नेल की पाचक ग्रंथियों में पहुंच जाता है और वहां पर 14 दिन में विविध प्रकार के परिवर्तनों के बाद दूसरी प्रकार की लार्वा अवस्थाओं को यह ग्रहण करता है। जैसे दूसरी जो लार्वा अवस्था है इसकी स्पोरोसिस लार्वा अवस्था कहलाती है। हम देखा मीरासीडियम का आकार बहुत छोटा 0.07 है, लेकिन स्पोरोसिस का आकार अभी बढ़ जाता है फूलने के कारण, खाने पीने के कारण। ये इसका स्पोरोसिस दूसरा लार्वा है। स्पोरोसिस लार्वा 0.7 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। ये एक थैले की भांति संरचना होती है। बाहर की ओर देखें तो बाहर की ओर इसमें क्यूटिकल लगाई जाती है, उसके नीचे मसल लेयर होती है, मसल लेयर के नीचे सब एपिथीलियम होती है और सब एपिथीलियम में जो है अनेक जर्म सेल्स फैली हुई होती है और इसमें परिवर्तित करती हुई जो रीडिया, अगले वाली लार्वा अवस्था जिसे रीडिया कहेंगे, वो देखी जा सकती है। ओपनिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम एक्सक्रीटरी पोर, जो प्रोटोनेफ्रिडियम कैनाल से एक जोड़ी जो फ्लेम सेल्स पाई जाती है, इसमें ओल्डर रीडिया लार्वा को देखे जा सकता है। ये एक थैलीनुमा संरचना है। तो इसकी शरीर भित्ति में जो मीरासीडियम की एपिडर्मिस थी उसको छोड़ करके बाकी शरीरवादी के जो स्तर थे वो इसमें भी पाए जाते हैं। अधिचम के स्थान पर एक पतली क्यूटिकल बन जाती है। मीरासीडियम लार्वा का मस्तिष्क, एपिकल पेपिला, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स, ये सभी की सभी हरासित होकर विलुप्त हो जाती है। प्रोटोनेफ्रिडियल विभाजित होकर के दूध वाला कोशिका बना जाती है जो सम्मिलित एक्सक्रीटरी, एक कॉमन एक्सक्रीटरी वेसल के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। स्पोरोसिस्ट में जर्म बाल्स भी पाई जाती है। स्पोरोसिस्ट प्रपोसी के उत्तकों में इधर उधर घूमता रहता है, पोषण ग्रहण करता है। इसकी जनन कोशिका इससे आगे वाली लार्वा अवस्था जिसे हम रेडियाई कहते हैं, उस रेडियाई को उत्पन्न करता है। एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियाई लार्वा उत्पन्न होते हैं। रेडिया लार्वा तृतीयक प्रकार का लार्वा है और रेडिया लार्वा की संरचना इस प्रकार की होती है। रेडिया लार्वा की संरचना में आगे की ओर एक इसका माउथ स्थित होता है। माउथ अंदर की ओर फेरिंग्स के माध्यम से इसकी एलिमेंट्री कैनाल या गट में खुलता है। फेरिंग्स के बाहर की ओर फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है। माउथ के पीछे की ओर इसकी बॉडी वाल फूल करके एक कॉलर नुमा संरचना का निर्माण करती है। कॉलर के पीछे एक छिद्र पाया जाता है जो बर्थ पोर कहलाता है। बर्थ पोर के पीछे की ओर इसका प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम पाया जाता है जो अनेक फ्लेम सेल्स में विभाजित होकर एक कॉमन डक्ट का यह निर्माण करेगा। इसकी जर्म बाल से आगे उत्पन्न परिवर्तित होने वाला सेकंड रीडिया लार्वा को अपन यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। ये वाला रीडिया प्राथमिक रीडिया है, इससे उत्पन्न वाले ये सेकेंडरी रीडिया है। इसके अलावा इसके बॉडी में जो है जर्म बाल्स देखी जा सकती है, जर्म बाल्स। लेकिन इसके पिछले सिरे पर एक जोड़ी लेपेट्स या प्रोस्क्रूकुला का पाया जाना खास विशेषता है और ये जर्म बाल्स है। ये प्राथमिक रीडिया है। माउथ, कॉलर, बर्थ पोर्स, लेपेट या प्रोस्क्रूकुला, अंदर जर्म बॉल्स और सेकेंड जनरेशन ऑफ रीडिया लार्वा को इसमें देखा जा सकता है। तो रीडिया लार्वा की बात करें तो यह आकार में 1.3 मिलीमीटर से 1.6 मिलीमीटर लंबा बेलनाकार हो जाता है। अगले सिरे पर मुख है, कॉलर है, बर्थपोर है, लेपेट्स या प्रोस्क्रूकुला है, क्यूटिकल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। उसके बाद में सब एपिथेलियम इससे बनी होती है। फेरिंग्स में खुलता है। इसके बाद थैले के समान आद्यांत्र या घट जो इसमें पाया जाता है। निचले स्तर पर
आश्रित कोशिका फेरिंजियल ग्लैंड्स उसमें पाई जाती है। प्रोटोनेफ्रिडियल का जो है सिस्टम वो शाखी तंत्र हो गया, फ्लेम सेल्स बनना प्रारंभ होती है, ये एक्सक्रीटरी वेसिकल्स के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। जर्म बोल्स इसकी मिशन कमाई में पाई जाती है। रेडियल लार्वा परपोषी के उत्तक को खाता है, इधर उधर गति करता है, लेपिड्स की सहायता से गति करता है। इसके अलावा इसके बॉडी में पेशी कॉन्स्ट्रक्शन के माध्यम से भी गति करता है। रेडियल लार्वा शरीर के अंगों में घुसता रहता है। पाचन ग्रंथियों में डसना ये अधिक पसंद करता है। गर्मी की ऋतु में पर्याप्त भोजन उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें ये रीडिया की सेकंड जनरेशन ऑफ रीडिया, ये सेकंड जनरेशन ऑफ रीडिया को जन्म देता है। सेकंड जनरेशन ऑफ जो रीडिया होती है उससे फिर आगे की लार्वा अवस्था जो परिवर्तित होती है वो सर्केरिया लार्वा है। ये सेकेंडरी रीडिया है। सेकेंडरी रीडिया में और प्राथमिक रीडिया में अंतर ये है कि इसमें तो ये परिवर्तित होते हुए सर्केरिया लार्वा दिखे जा सकते हैं और इसमें परिवर्तित होते हुए रेडियल लार्वा के माध्यम से बाकी सारी संरचना माउथ, फेरिंजियल ग्लैंड्स, कॉलर्स, गट, बर्थपोर, लेपेट्स, एपिथेलियम की स्ट्रक्चर, एपिथेलियम, क्यूटिकल, सब एपिथेलियम, सर्कुलर मसल्स लेयर और सब एपिथेलियम वो की वो संरचना इसमें पाई जाती है। सेकेंड जनरेशन ऑफ रीडिया से अब नया लार्वा जो बनेगा वो सर्केरिया लार्वा कहलाएगा। एक सर्केरिया लार्वा का डायग्राम हम देखें तो इस प्रकार का होता है। आगे की ओर माउथ होता है जिसके ऊपर पहला चूस एंटीरियर शक्कर बन गया है। माउथ से पीछे की ओर मुंह अंदर की ओर खुलेगा तो मस्कुलर फेरिंग्स में खुलेगा। मस्कुलर फेरिंग्स इसोफेगस में, इसोफेगस दो शाखाओं में विभाजित गट सीकम में खुल जाता है। इस प्रकार का अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम एक सर्केरिया लार्वा में पाया जा सकता है। सर्केरिया लार्वा के ऊपर आगे चल करके सिस्ट का स्त्रावण करना होता है। इसमें ग्रंथि कोशिका पाई जाती है जिनको सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स कहा जाता है। ये सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स और इसके एक्सक्रीटरी पदार्थों को उत्सर्जित करने के लिए इसमें फ्लेम सेल्स भी पाई जाती है। एलिमेंट्री केनाल्स का ब्रांच 4 फीट वाला पोर्शन है, उसके डोर्सल सतह पर अब जो पोस्टीरियर शक्कर जिसे हम एसिटेबुलम कहते हैं, एसिटेबुलम बना होता है और जो अंदर की ओर शाखाओं का जो शाखित ब्रांच है उसमें इसकी जर्म बाल्स पाई जा सकती है। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया का सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी वेसिकल्स में खुलता है, जो एक्सक्रीटरी डक्ट के माध्यम से दो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा इसकी टेल में बाहर की ओर खुल जाता है। ये तो इसका डोर्सल व्यू है, ये इसका लेटरल व्यू में दिखा है वो कि वो संरचना है। अब इसमें स्टडी देख लेते हैं। कंटेंट में लिख रखा है कि सर्केरिया लार्वा जो होता है सेकेंड जनरेशन ऑफ रीडिया लार्वा से एक सेकेंड जनरेशन एक रीडिया से 14 से 20 सर्केरिया लार्वा का जन्म होता है। ये जन्म इसका बर्थ पोर के माध्यम से होता है और ये घुगने की पाचन ग्रंथि में पहुंच जाते हैं। आकार के में सर्केरिया लार्वा को हम देखें तो ये वेस्क फ्लूक लेवल फ्लूक व्यस्क लेवल फ्लूक के समान होता है। अंडाकार शरीर 0.25 मिलीमीटर से 0.35 मिलीमीटर तक लंबा होता है। इसमें साधारण सी लंबी पूंछ होती है जो इसके तैरने के लिए सहायक होती है। शरीर भित्ति में स्पोरोसिस्ट और रेडिया की भांति ही होती है। इसके क्यूटिकल में पीछे की ओर को मुड़े हुए सूल या स्पाइन्स पाए जाते हैं। बॉडी वाल में नीचे की ओर अनेक सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स पाई जाती है, क्योंकि इसके बाद में जो लार्वा अवस्था बनेगी वो मेटा सर्केरिया लार्वा अवस्था कहलाएगी। मेटा सर्केरिया लार्वा अवस्था और सर्केरिया में अंतर ये है कि उसके ऊपर सिस्ट का आवरण पाया जाता है जो इन सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। एक व्यस्क के समान मुक्त शोषक या एसिटेबुलम के द्वारा इसमें निर्मित होता है। एसिटेबुलम बन जाता है और एंटीरियर शक्कर भी बन जाता है। सर्केरिया के शरीर में पाचन ग्रंथि, उत्सर्जक ग्रंथि और जनन तंत्रिका तंत्रों के आदि अवशेष भी मौजूद होते हैं। इसमें एक पेशी ग्रंथि फेरिंग्स पाई जाती है, पेशी ग्रंथि जो इसोफेगस में खुलती है, जो इंटरटेस्टाइन पाई जाती है, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, 2 नलिकाकार भुजा बनाती है। पार्श्वीय भागों में फ्लेम सेल्स की बड़ी संख्या में पाई जाती है। फ्लेम सेल्स मिलकर के एक्सक्रीटरी डक्ट बन का निर्माण करती है। एक्सक्रीटरी डक्ट जो है एक एक्सक्रीटरी वेसिकल में खुलती है, वहाँ से वापस एक्सक्रीटरी डक्ट निकलती है। एक्सक्रीटरी वेसिकल से एक्सक्रीटरी डक्ट निकलती है जो 2 शाखाओं में विभाजित होकर पूंछ में 2 अलग अलग जो एक्सक्रीटरी अपर्चर है उनके द्वारा बाहर खुल जाती है, जिन्हें वृक्क रंध्रों के द्वारा बोल खुलती है। जनन कोशिकाओं के समूह इसमें पाए जाते हैं जिसमें प्रोपेगेटरी सेल्स होती है जो इनकी वंशज मानी जाती है। ये वंशज जनन के आद्यावशेषों का प्रतिनिधित्व करती है और आगे के लार्वा अवस्थाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। सर्केरिया लार्वा परिपक्व होकर प्रपोषी के उत्तकों में घुसता रहता है। बहुधा इसके फुफ्फुस कोष में चला जाता है घूमता हुआ, और फुफ्फुस कोष में चला जाता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है, जल में आ जाता है, और जल में जब आ जाता है तो ये भी घोंगे के शरीर से प्रवेश तथा
घोंघे के शरीर में प्रवेश करने वाला लार्वा मीरासीडियम लार्वा कहलाता है और निकलने वाला लार्वा सर्केरिया लार्वा कहलाता है। सर्केरिया लार्वा के पोषक के शरीर से बाहर निकलते समय ये 35 से 65 दिन का समय निकलता है। एक घोंघे में फेस्युला हेपेटिका लार्वा जो है सबसे पहले मीरासीडियम, फिर स्पोरोसिस, फिर रेडिया, सेकेंड जनरेशन रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटा सर्केरिया तक बाहर है। तो ये 5 अवस्थाएं 35 से 65 दिन में घोंघे के शरीर में पूर्ण करता है और एक सर्केरिया के रूप में बाहर निकलता है। घोंघे के शरीर में इसके विकास की दर और मुख्यतः घोंघे के हेपेटोपेनक्रियाज में कितना संचित भोज्य पदार्थ है, घोंघे की पाचन ग्रंथि कितनी मजबूत है, उसमें उपस्थित भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है इसके विकास की दर। सर्केरिया लार्वा 9 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुकूलतम तापक्रम और इसके मध्यम पीएच मान पर इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। सर्केरिया बाहर निकल जाता है तो सर्केरिया जल में पूंछ के माध्यम से तैरेगा। पूंछ के माध्यम से तैरकर जल के किनारे पर स्थित जो जलीय घास होती है उस जलीय घास की पत्तियों पर चिपक जाता है, पौधे की पत्तियों पर रेंगता रहता है। 1, 2, 3 दिन सक्रिय जीवन व्यतीत करने के पश्चात इसकी पूंछ समाप्त हो जाती है। इसमें सिस्टोजिनस ग्लैंड सिस्ट का निर्माण कर देती है और अभी ये सर्केरिया लार्वा जो है सिस्टोजिनस या सिस्ट वाल युक्त बिना पूंछ वाला मेटा सर्केरिया लार्वा में परिवर्तित होता है जिसे मेरिटा भी कहा जाता है। मेरिटा में सारी की सारी संरचना वो क्या वही आगे एंटीरियर शक्कर, पोस्टीरियर शक्कर, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, 2 शाखाओं वाली ट्यूबुलर इंटेस्टाइन, फ्लेम सेल्स जो एक्सक्रीटरी वेसिकल में खुलेगी और ये पूरा सिस्टम बंद, इसको मेरिटा कहा जाता है। इसके ऊपर मोटी कठोर श्वेता पुट्टी बन जाती है। ये सर्केरिया निश्चित परपोषी भेड़ के द्वारा खा लिए जाते हैं। अब भेड़ जब जलीय वनस्पति के पत्तों को खाएगी तो वापस ये भेड़ के शरीर में घुस गया, परिवर्तित आमाशय में चलेगा। पाचक रसों के प्रभाव के कारण मेटा सर्केरिया के ऊपर पाई जाने वाली जो सिस्टोजिनस आवरण था वो सिस्ट समाप्त हो जाती है और उसमें से मेटा सर्केरिया लार्वा जो है में से जो है किशोर फ्लूक के रूप में यह बाहर निकल जाता है। एक छोटा फ्लूक है जिसमें चूसक पाया जाता है। अब मेटा सर्केरिया लार्वा के बारे में मैंने बता दिया, ये आकार में 0.2 मिलीमीटर का होता है, ये गोलाकार है और मेरिटा कह दिया। सर्केरिया में एक भिन्नाकार का गोल है, कठोर पट्टी है, सिस्टोजेनिक ग्लैंड हो जाएगी, उत्सर्जित क्षेत्र है, जन्म गोलिका है, इसमें पाई जाती है। एक व्यस्क फ्लूक में जितने ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे मेटा सर्केरिया में उपस्थित होते हैं और मेटा सर्केरिया अब प्राथमिक पोषी या भेड़ में आ गया। यह लार्वा केवल एक निश्चित पोषी भेड़ व्यस्क फ्लूक में परिवर्तित होता है। परपोषी का संक्रमण इसकी पुटियों से युक्त घास या जलीय पौधों की पत्तियों के खाने पर होता है। परपोषी में जठर रस में यह विलय नहीं होती है, अतः मेरिटा उसके अंदर जीवित रह जाता है। जो पुट्टियाँ नहीं घुलती है उसका मेरिटा उसमें जीवित रहता है। अंत में आंत के प्रारंभिक भाग में इसकी पुट्टी इंटेस्टाइन में घुल जाती है। यह कह रहा है कि जो मेरिटा है उसकी जो सिस्ट होता है कि आमाशय के जठर रस के प्रभाव में आने के कारण ही नहीं घुलती, आमाशय से निकल कर फिर आंत में जाएगा तो आंत की जो क्षारीय पाचक रस है जो आगे के वाले भाग में पाए जाते हैं उन पाचक रसों के प्रभाव में आकर के पुट्टी घुल जाएगी और जब जाकर के यह जो है लार्वा मुक्त हो जाएगा। इसके पश्चात यह इंटेस्टाइन की भित्ति को बेच करके बॉडी वाल में जाएगा, यह यकृत में संक्रमण कर देगा। उसके उत्तर को खाते हुआ 5-6-3 सप्ताह तक बड़ा हो जाएगा। इसके पश्चात ये पित्त वाहिनी में ऊपर लैंगिक रूप से परिपक्व फ्लूक में परिवर्तित हो जाता है। परपोषी के शरीर में प्रवेश करने से के पश्चात 11 से 13 सप्ताह के बाद तक यह अंडे देना प्रारंभ करता है। परिपक्व रूप से तैयार होने से पहले इसको 11 से 13 सप्ताह लग जाते हैं। 4-3 बार लगभग 3 महीने का समय इसमें लग जाता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल को वापस यहाँ इसने दिखा रखी है कि हमारे पास ये एक घोंघा था, इसलिए से ये सर्केरिया लार्वा लिख डाल, पूंछ के माध्यम से तैरा था, पूंछ थी आग दी, जलीय वनस्पति के किनारे पर चिपक गया तो ये मेटा सर्केरिया बन गया। वाटर प्लांट की पत्ती है तो इस पत्ती को वाटर प्लांट की पत्तियों पर चिपके हुआ मेटा सर्केरिया लार्वा को भेड़ ने खा लिया, भेड़ के अंदर चला गया, आमाशय में गया तो इसके ऊपर का जो है
जठर रस के प्रभाव के कारण इसकी भित्ति नहीं खुली। इंटेस्टाइन में जाने पर इसकी भित्ति खुल गई और यह पूरा का पूरा जो है एक्सिस्टेड मेटासर्किरिया लार्वा हो गया। एक्सिस्टेड मेटासर्किरिया लार्वा 11 से 13 सप्ताह में फ्लूक में परिवर्तित हो गया। फ्लूक जो है फिर जनन करेगा, अंडे देगा, तो अंडे इसके जो है आंत्र में आएंगे। आंत्र से फिकल मटेरियल के साथ में अंडे फिकल पैलेट्स के साथ में बाहर निकल के ये इन अंडों में से जब लार्वा निकलेगा उसको आपने क्या कहा, एनकैप्सुलेटेड एग्स युक्त एम्ब्रियो का, एम्ब्रियोनेटेड एनकैप्सुलेटेड एग्स निकले। इनको फूटने से इनमें से जो है अंडे में से मीरासीडियम पहला लार्वा निकला जो सक्रिय रूप से फ्री स्विमिंग तैरेगा। ये सेकेंडरी होस्ट गोंगा को ढूंढेगा, गोंगा के कोमल टिश्यू में देखेगा तो उसमें घुस जाएगा, उसके हिपेटोपेनक्रियाज में वृद्धि करेगा। सबसे पहला मीरासीडियम से लार्वा निकलेगा तो स्पोरोसिस्ट कहलाएगा। स्पोरोसिस्ट से रेडिया, रेडिया से सेकंड जनरेशन ऑफ द रेडिया, सेकंड जनरेशन से मेटासर्केरिया। इन अवस्थाओं में परिवर्तित होने के 65 दिन का लगभग समय और फिर वापस बाहर निकलेगा तो सर्केरिया। इस प्रकार है इसका जो है फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल चलती है। अब हम बात करेंगे फैसियोला हेपेटिका की जीवन वृत्त की महत्वपूर्ण विशेषता। सबसे पहली बात है फैसियोला हेपेटिका की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारी लार्वा अवस्थाओं से गुजरती है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स हो गई। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसकी लाइफ साइकिल को 2 अल्टरनेटिव पोस्ट में पूर्ण किया जाता है। इसलिए ये 2 निश्चित पोस्ट, एक पोस्ट तो हो गया प्राइमरी होस्ट बेड जो कि वर्टिब्रेट है, दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट जो कि फ्रेश वाटर स्नेल है। इसलिए दूसरी विशेषता हो गई भाई इसके इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में होने के कारण इसके मरने के अवसर बहुत अधिक है। मरने के अवसर अधिक है तो जनन की प्रक्रिया में ये अधिक संख्या में उत्पन्न करेंगे। तो जीवन वृत्त के जटिल जीवन वृत्त के कारण और परिवर्तन की अवस्थाओं में भिन्नता होने के कारण इसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करने के कारण प्रपोसी जो है मल के साथ बाहर निकलता है। तो सबसे पहली बाधा एनकैप्सुलेटेड एग जब आता है तो उसको परिवर्तित होने के लिए अनुकूलतम पीएच, जल की आर्द्रता, तापमान, ये अनुकूलतम परिस्थितियां नहीं मिलेगी तो उसका आगे का परिवर्तन बंद हो जाएगा। जब अनुकूलतम परिस्थितियां बनी हैं तब मीरासीडियम लार्वा कैप्सूल से बाहर निकलेगा। और दूसरी बात है मीरासीडियम लार्वे को ये आएगी कि इसके पास खाने के लिए मटेरियल 24 घंटे तक ही जीवित रहने का समय है। इन 24 घंटों के समय है इसको इंटरमीडिएट होस्ट मिलना जरूरी है। इंटरमीडिएट होस्ट मिलना ही जरूरी नहीं, इंटरमीडिएट होस्ट के कोमल भाग के संपर्क में आना जरूरी है। यदि 24 घंटों में कोमल भाग के संपर्क में आ गया तो अंदर घुस जाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। ये दूसरा इसका जो है विकट परिस्थिति वाला समय है। इसके पश्चात घोंगे में परिवर्तित हो गया, घोंगे से बाहर निकला तो सर्केरिया लार्वा के रूप में। अब सर्केरिया लार्वा जब बाहर निकलता है तो ये भी जल में तैरता है, इसका फ्यूचर भी अनसर्टेन है। ये भी यदि इसका इंसिस्टमेंट नहीं हुआ, उससे पहले ही किसी पोसी ने खा लिया तो वैसे मर जाएगा जठरस की क्रिया के द्वारा। यदि इंसिस्टमेंट हो गया है तो ठीक है। इंसिस्टमेंट हो जाने के पश्चात जब ये कशुरुकी की प्रपोसी के द्वारा खाया जाएगा तो पूर्व में मेटासर्केरिया लंबे समय तक एक शुष्कन अवधि का सामना करना पड़ जाता है तो भी वे मर जाता है। अगर पेड़ के पत्ते पे चिपका रह गया, किसी ने खाया नहीं तो सूखे में ये मर जाएगा। इसलिए समय पर इसको वापस जो प्राथमिक होस्ट है बेड में घुसना जरूरी होता है। अब तीसरी जो इसके लाइफ साइकिल की विशेषता है उसकी जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाने के लिए इसे जनन की ऊंची दर, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्राणी की जनन दर मृत्यु दर में सीधा अनुपात होता है। यही अनुपात विविध प्राणी की जातियों को बनाए रखने या समाप्त करने के लिए निश्चित होता है। फैसियोला हेपेटिका का अस्तित्व को बनाए रखने हुए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रोलिफिक होता है। जीवन वृत्त में एक फ्लूक 2 लाख से अधिक अंडे देता है। इसके अलावा इन अंडों से बने हुए स्पोरोसिस्ट, एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियाई, एक रेडियाई से 8 से 12 सेकंड जनरेशन ऑफ रेडियाई, एक रेडिया सेकंड जनरेशन का जो रेडिया है उसे 14 से 20 सर्केरियाई। इस प्रकार केवल एक अंडा 1000 से 2000 तक सर्केरिया लार्वा बनाता है, परंतु अत्यधिक मृत्यु के अवसर के कारण इसकी वास्तविक संख्या बहुत कम हो जाती है और यह सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो पाता है। चौथी विशेषता हेटेरोगेमी। 1882 में ग्रोबिन ने बताया कि स्पोरोसिस्ट
रेडियल लार्वा में होने वाली जो जर्मबास है ये वास्तव में अंडे ही थे। ये अंडे पार्थिनोजेनेटिकल डेवलपमेंट होकर के इनके आगे की अवस्थाओं को उत्पन्न करा है, इसलिए इसको हेटेरोगेमी माना जाना चाहिए। हेटेरोगेमी का मतलब ये इन अंडों में अनिषेक जनन है। अपरिपक्व लार्वावस्था से जनन की क्रिया का होना पीडोजेनेसिस कहलाता है। ये विचारधारा लेकिन त्रुटिपूर्ण समझकर इसने कहा कि ये बहुत सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक पक्ष में इसको त्याग दी। तो नेक्स्ट विशेषता आती है इसकी पॉलीएम्ब्रियोनी। स्पोरोसिस्ट और रेडियस से मिलने वाले जितने भी युग्मनज है वो विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनाते हैं, प्रोपेटिगेटरी सेल्स और सोमेटिक सेल्स। जो प्रोपेटिगेटरी सेल्स होती है इनमें माइटोसिस होता है और ये स्पोरोसिस रेडिया अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। इस कारण से जनन कोशिकाएं अनेक भ्रूणों की भांति कार्य करती है। ये मत दिया था ईसाई 1934, कीन 1937, रेस 1940, कार्ट 1944 ने इसको स्पोरोसिस्ट में रेडियम में जन्म की इस प्रक्रिया को पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के संदर्भ में त्याग दिया। अब बात आती है मेटाजेनेसिस की। फैसुला हेपेटिका की लाइफ साइकिल में स्पोरोसिस्ट और रेडियई जो अवस्थाएं होती है वो अलैंगिक जनन होता है। बाद में वयस्क अवस्था लैंगिक जनन की आती है। तो स्टीन स्टप 1942 और कुछ दूसरे लोगों ने इसके जीवन वृत्त में अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ियों का एकांतरण माना है कि जो वयस्क लोग है वो तो लैंगिक जनन करता है, उससे उत्पन्न हुई लार्वावस्था में स्पोरोसिस से रेडियई बढ़ता है, तो ये अलैंगिक जनन से उत्पन्न होता है, तो इसको ये मेटाजेनेसिस माना। लेकिन ऐसा जीवन वृत्त है जिसमें लार्वावस्थाओं में अलैंगिक जनन होता है। लार्वा से लार्वावस्था उत्पन्न हो गई, लार्वावस्था में अलैंगिक जनन का मेटाजेनेसिस पाया जाता है। एडवांस लार्वावस्था में बात करेंगे, 7वां कैरेक्टर है, तो दो एडवांस लार्वावस्था इसमें पाई जाती है। एक तो होती है मीरासीडियम और एक होती है सर्केरिया। दोनों ही लार्वावस्था फ्री लिविंग है। मीरासीडियम सिलेटेड एपिडर्मिस के सिलिया से तैरेगा और सर्केरिया पूंछ के माध्यम से तैरेगा। क्योंकि वयस्क में परजीवी अनुकूलन किंतु कितनी ही तरह से अपहरण हो सकता है, उनसे बचने के कारण एक व्यस्त जंतु शरीर गुहिका, चलनांग, ज्ञानेन्द्रिया, कोशिकीय अधिचर्म का अभाव होता है, जबकि ये सब अंग लार्वा अवस्था में ही पाई जाते हैं। मीरासीडियम अवस्था में अधिकांश फुलिकों में जो सरकेरी लार्वा में पाई जाने वाली ज्ञानेन्द्रिया का फैसला पेटिका में अभाव होता है। अति शिशु सर्केरिया में कोशिकीय अधिचर्म पाया जाता है। यहाँ पर हमारा फेसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब फेसियोला हेपेटिका की पैरासाइटिक एडिप्टेशन स्पेशल रेफरेंस टू ट्रिमेटोड्स जो होती है वो उसको हम देख लेते हैं ताकि ये भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगी। पेट की पित्त वाहिनियों में एंडोपैरासाइट के रूप में ये जीवन व्यतीत करता है। तो इसमें अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। सबसे पहला बात, इसके ऊपर मोटा अध्यावरण पाया जाता है जो जल के प्रति अपारगम्य होता है, एंजाइम के प्रति प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण परपोषी के पाचक रसों का इस पर प्रभाव नहीं होता है, परजीवी का पाचन नहीं हो सकता। पहला कैरेक्टर। दूसरा, इसमें लोकोमोटरी अंग की आवश्यकता नहीं होने के कारण इन प्रकार के अंगों का अभाव है, क्योंकि स्तनबद्ध जीवित व्यतीत करता है। एक जगह चिपके रहने के कारण लिए इसमें दो चूसक पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी जीवन के लिए इसमें दो लार्वा अवस्था है, मीरासीडियम जो सिलिया के माध्यम से गमन करता है, सर्केरिया लार्वा अवस्था है जो पूंछ के माध्यम से गमन करता है, जो इसकी आवश्यकता के समय इसमें पाए जाते हैं। वयस्कृमि एंटीरियर शक्कर और एस्ट्रिब्यूटर के माध्यम से शरीर की सतह पर चिपका रहता है। इसमें सूल उसे परपोषी के शरीर पर चिपकाने और अंगों के साथ जुड़े रहने का कार्य करता है। चूंकि एंडोपैरासाइट है, शरीर के अंदर जीवन व्यतीत करता है, तो पाचन तंत्र का थोड़ा कम विकास इसमें हुआ है। अपूर्ण पाचन तंत्र इसके शरीर में पाया जाता है। पचा पचाया हुआ भोजन को ग्रहण करता है, उसको और अधिक पाचन करने की जरूरत नहीं है। तो और अधिक पाचन नहीं हुआ तो कोई विसर्जी पदार्थ नहीं निकलेगा। जब भोजन से अब अनपचा पदार्थ नहीं होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए इसको गुदा क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, तो गुदा इसमें अनुपस्थित होता है। लेकिन पचे पचाए भोजन को ग्रहण करने के लिए मस्कुलर चूसनकारी सकिंग फायरिंग्स में पाई जाती है, जिससे भोजन को यह सक करके अंदर की ओर खींच लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंडोपैरासाइट होने के कारण अनावश्यक होने से वयस्क लोग में परिसंचरण, श्वसन और संवेदी अंगों का अभाव हो जाए। तंत्रिका तंत्र बहुत कम विकसित होता है, किंतु मुक्त प्लावी मीरासीडियम लार्वा में आई स्पॉट और ब्रेन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जिस वातावरण परजीवी है, एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर रहता है, मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, तो अवायुवीय श्वसन एनेक्सोबायोटिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है। प्रजनन तंत्र विकसित प्रकार का, क्योंकि मृत्यु के अवसर अधिक है, अधिक प्रकार के मृत्यु के अवसर होने के कारण एक बार में असंख्य अंडे देता है, लगभग 2 लाख तक अंडे देता है। जीवन में होने वाली अनेक बाधाओं के फलस्वरूप अधिक मृत्यु के अवसर होने की प्रजाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि अधिक संख्या में अंडे दे।
एक बार में 2 लाख तक अंडे। युग्मनज के चारों ओर प्रतिरोधी आवरण अंड कवचों के होने के कारण युग्मनज वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रहता है। मैथुन की क्रिया के लिए दूसरे साथी फ्लूक्स के अभाव में इसमें हर्मेफ्रोडिटिज्म डेवलप हो गई, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन या स्वयं निषेचन का पाई जाने जाति को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ये इसमें पाए जाने वाले पैरासाइटिक एडेशन, मोटा अध्यावरण, प्रचलन अंगों की अनुपस्थिति, चिपकने के लिए चूसक अंग, पचे पचाए भोजन लेने के कारण एनस का अभाव, चूसनकारी ग्रसनी, परिसर्जन श्वसन संवेदी तंत्रों का अभाव, अनऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन, अत्यधिक मात्रा में जनन, युग्मनज के चारों प्रतिरोधी आवरण और मैथुन के लिए साथी के अभाव में हर्मेफ्रोडिटिज्म। ये पैरासाइटिक एडेप्टेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट बात आ गया इसका उत्पन्न होने वाला रोग जिसे लिवर रोट कहा जाता है। भेड़ यकृत में फैसियोला हेपेटिका के द्वारा संक्रमित जो भेड़ होती है उसका यकृत में संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रकार से इसको प्रभावित करता है। यकृत में गड़बड़ियाँ उत्पन्न करता है जिससे लिवर रोट उत्पन्न होता है। फैसियोला हेपेटिका के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए फैसियोलिएसिस इसको कहा जाता है। इन्फेक्शन देखें तो कसूर की जो परपोसी होता है, भेड़ जब जल के किनारे की वनस्पति है घास से पत्तियों को खाता है तो उस पर लगे हुए मेटासर्केरिया के माध्यम से इसका संक्रमण हो जाता है। अकसूर की परपोसी में संक्रमण मीरासीडियम लार्वा से होता है। अचानक ही उसके शरीर के कोमल भाग के संपर्क में आने पर घोंघे में इसका संक्रमण हो जाता है। अब संक्रमण हो जाता है तो पैथोजेनेसिस क्या है? अकसूर की परपोसी घोंघे में संक्रमित होने पर उसका प्रभावित भाग पाचन ग्रंथि या यकृत जनन ग्रंथि होता है। मुझसे आंशिक रूप से पाचन ग्रंथि को यह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। यदि संक्रमण अधिक होता है तो घोंघे का परिणाम अधिक सूज करके में वृद्धि हो जाता है। फैसियोला हेपेटिका का कसूरुकी पर परपोसी के प्रभाव को देखे विशेष आर्थिक महत्व रख रहा है, क्योंकि ये पित्तवाहिनी में रहता है, पित्त खाता है, पित्तवाहिनी की रुधिर को खाता है, यकृत को क्षतिग्रस्त करता है और तो इसके कारण पित्तवाहिनी और यकृत में सूजन आ जाती है। इसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। यकृत की उपकला नष्ट होकर शरीर की भित्ति मोटी होने लग जाती है, उसका पूर्ण के कैल्सीबन हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो यकृत में पथरी गाल स्टोन्स बन जाते हैं। अधिक संक्रमण होएगा तो इसके खाने के कारण जहाँ घाव बनेंगे वहाँ से रुधिर का स्त्राव होगा, हेमरेज होगा तो रुधिर स्त्राव होगा। क्यूटिकल के जो स्पाइन्स जिसको कहते हैं साइन्यूल्स, क्यूटिकल के साइन्यूल्स की चुभन के कारण यकृत में दर्द होता है। उपापचय मेटाबॉलिक इरेगुलेशन उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को लिवर रोट या फैसियोलिएसिस कहा जाता है। फैसियोलिएसिस जिन भेड़ों में हो जाती है, यह भेड़ों की अपेक्षा छोटे छोटे भेड़ों के जो बच्चे होते हैं उन्हें मेमनों का कहा जाता है, उन मेमनों में अधिक तीव्र होता है। इन्फेक्शन के 1 माह के पश्चात ये रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक एक्यूट इन्फेक्शन होने पर मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क प्रभावित होता है तो सेरिब्रल एपोप्लाक्सी हो जाती है जिसके कारण उनकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यदि किसी प्रकार परपोसी जीवित रह भी जाता है तो उसमें एनीमिया हो जाता है, रुधिर की कमी, जो हल्का यदि स्पर्श करते हैं उसको तो उसके दर्द होता है, हल्के स्पर्श से ही गिर जाता है। कभी कभी इसको बुखार आता है, भूख घट जाती है, चारे को चबाना अनियमित हो जाता है, जवर के कारण श्वसन में वृद्धि होती है। देखने में कंजक्टाइवा इसको श्वेता पीला हो जाता है, शरीर में शुष्क बंगुर ऊन गिरने लगती है। संक्रमण के 3 घातक समय आता है। अब जबड़ों पर जल से बड़े बड़े फपोले हो जाते हैं, दूध देना या बच्चे उत्पन्न करना बंद कर देता है। इस अवधि में परपोसी बहुत कम जीवित रह पाता है। यदि इस प्रकार की दशा में जीवित रहता है तो फ्लूक उसके अग्नाशय से होता हुआ मल के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आ जाने पर यथास्थान किसी प्रकार मर जाता है तो परपोसी जो है ठीक हो जाता है, बाहर निकल गया शरीर से। तो भेड़ों में फैसियोला हेपेटिका के संक्रमण से प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में भेड़ों की मृत्यु हो जाती है। 1830 में संक्रमण से इंग्लैंड में 15 लाख भेड़ों की मृत्यु हुई थी। 1879-80 में 30 लाख भेड़ें मर गई थी। इसी संक्रमण के कारण 1882 में आयरलैंड की 60% भेड़ों का मृत्यु हो गई। अब इसकी चिकित्सा क्या है? जितनी भी संक्रमित भेड़ें हैं उसकी पित्तवाहिनियों में औषधियों को पहुंचाना बहुत कठिन होता है, इसके कारण इसकी चिकित्सा आसान नहीं है। लिवर रोट की चिकित्सा के लिए सामान्यतः एंटी हेलमेंथ्रिन जो ड्रग्स उनको काम में लाया जाता है, जैसे हेक्साक्लोरोथेन
कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिलिसिन, एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनोथियाजोन और टेट्राक्लोरोएथेन का प्रयोग किया जाता है। अब रोग निरोध कैसे होगा, संक्रमण से बचा जाए। इसकी रोग निरोध संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहला है प्रकोष्ठी की जो मध्यस्थता संक्रमण करती है उनसे बच जाए। रोकथाम के लिए सबसे पहले जो ज़्यादा संक्रमित भेड़ हैं उनको मार दो। संक्रमित भेड़ों के खाद को नष्ट कर दो, उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे। संक्रमित भेड़ों को नमक और सूखा चारा दो। या जिन सेकेंडरी होस्ट में फैसुला हेपेटिका पलता है जैसे घोंगा को मार दो या उनकी संख्या पर रोक लगा दो। इसके लिए घोंगा का ध्यान रहता है, घोंगा के आवास स्थल तालाब और खाई है उनमें कॉपर सल्फेट का घोल डाल दो ताकि घोंगे मर जाए। या उनकी चरागाहों का, जहाँ पर चरागाह है उन चरागाहों के वाले स्थलों पर जो ऐसे पानी भरा हुआ है जिसमें घोंगे पनप रहे हैं, उस पानी को बाहर निकाल दो तो वहाँ का स्थान सूख जाएगा, लंबे समय तक शुष्क की अवधि रहेगी, घोंगे मर जाएगी। या उस जल में जिसमें घोंगे रहते हैं उसमें बतख ला के छोड़ दो तो बतख घोंगे को खा जाएगी, तो अपने आप जो घोंगों की संख्या पर नियंत्रित किया जाएगा। जिन सरिताओं में घोंगे रहते हैं उसकी वनस्पति को साफ कर दी जाए तो तालाब में की वनस्पति के साथ मेरिटा का संक्रमण नहीं होगा और मेरिटा को भेड़ नहीं खाएगी तो इन्फेक्शन से बच जाएगा। सब्जियों को भलीभांति धो करके या उबाल कर कपड़े उगने से मनुष्य भी इसके संक्रमण से बच सकता है। इस प्रकार फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल, फैसियोला हेपेटिका यानी ट्रिमेटोड्स का पैरासाइटिक एडेप्टेशन और इसके जो पैथोजेनेसिस है वो सारा कंप्लीट हमारा जो टॉपिक है वो फैसियोला हेपेटिका का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फैसियोला हेपेटिका कंप्लीट नाउ।